हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो आपका ब्लॉक 2 है उसका यूनिट फर्स्ट जो है, अगर पूरी बुक के हिसाब से बात करेंगे आपका यूनिट 4 हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आप जो ये मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था ना, जो फंडामेंटल राइट्स है। आज हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करनी है। ठीक है, ये क्या होता है, डीपीएसपीज क्या होता है। तो देखो, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एन एडेप्शन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये जो आपका है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लाया गया था, कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, जो आपका आयरिश जो कंट्री है, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। दीज आर ब्रॉड गाइडलाइंस विच हैव टू बी बोर्न इन माइंड वाइल इनेक्टिंग लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम। ये कुछ ऐसी सलाह है या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो जब भी हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कोई लॉ बनाएगी, कोई लॉ इम्प्लीमेंट करेगी, तो उसको ये अपने माइंड में रखते हुए वो चीज़ करनी है। ठीक है, कोई भी लॉ अगर नया लाना चाहती है गवर्नमेंट, कोई गाइडलाइन मतलब कोई भी चीज़ वो हमारे लिए लाना चाहती है, लॉ लाना चाहती है, पहले उनको इन डीपीएसपीज को पढ़ना है, देखना है कि इसमें क्या क्या बोला गया है, उनके हिसाब से फिर आगे हमारे लिए वो लॉज बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसमें बताई गई हैं उन चीज़ों को हम पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये आपके कुछ गाइडलाइंस हैं। ठीक है, कुछ सलाह दिए गए हैं, कुछ आपके उनको बातें बताई गई हैं जो उनको माइंड में रखनी है। अब ये उन पे ज़रूरी नहीं है कि उनको मानना है, ज़रूरी मानना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, तो ये उन तक है। तो इस जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, इसीलिए जस्टिशिएबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके जब पॉलिसी कोई बनाई गवर्नमेंट ने तो उन्होंने गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया, डीपीएसपीज को नहीं फॉलो किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी हैव अ वेलफेयर कोनोटेशन। जो डीपीएसपी है ना, इनको वेलफेयर वाला कोनोटेशन है, यानी ये सबके भले के लिए है। ठीक है, लोगों की हेल्प के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका। The Constitution does not provide for their guarantee and therefore their enforcement cannot be questioned in a court of law. तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इनके लिए, इनको प्रोवाइड करने के लिए आपका गारंटी नहीं देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बोला है कि होना ही चाहिए, बल्कि उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट तक है कि वो करना चाहे ना करना चाहिए। ठीक है, उनको ये वहाँ पे है, तो इसीलिए आप इनको कोर्ट में जाके इनके खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो इसके लिए। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी टुगेदर नॉट इंडिविजुअली फॉर्म द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द conscience the DPSP prescribes that the state shall ensure। तो इसीलिए जो अगर आप DPSP और फंडामेंटल राइट्स को एक साथ चला के लेके चलो तो इससे क्या बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब मिलेगी जब इन दोनों को हम साथ ले जाएंगे, मतलब सब तब उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हमें समझ आ पाएगी। तो ये ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये DPSPs रखे भी गए हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों को अलग अलग नहीं, बल्कि जब एक स्टेट इन दोनों को साथ लेके चलता है तो इससे हमें समझ आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सच में उसने क्या बताया है करने के लिए। तो जो अगर आप डीपीएसपी को देखोगे, इसमें जैसे ही आप पढ़ोगे डीपीएसपीज को, तो वहाँ पे पहले ही आ जाएगा द स्टेट शल एंश्योर। तो स्टेट को ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेट करेगा या करना चाहिए, तो इस तरीके से बताया है, या ऐसा नहीं कि करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। द फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंटेंडेड टू ऑब्लिगेट ऑल द सिटीजन्स टू स्ट्राइव फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ ऑल। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं, ये इसलिए डाली गई हैं कि ताकि जो सिटीजन्स हैं ये उनको माने और सबके भले के लिए या अपने आप के लिए और अपने लोगों के आसपास के सोसाइटी के लिए काम करे। दे आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत देनी है, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट देनी है। नेशनल जो ट्राई कलर है हमारा, जो भारत का फ्लैग है, उसको रिस्पेक्ट करना है। जो हमारा एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना है, जो जन गण मन जब गाते हैं ना, तो उसको रिस्पेक्ट करना है। दे आर कॉल्ड अपॉन टू स्ट्राइव फॉर अपहोल्डिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड वर्क फॉर द हार्मोनियस सोसाइटी सेटिंग असाइड ऑल डिविसिव टेंडेंसीज। तो इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको एक साथ मिलजुल के रहना है, यूनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, एक दूसरे को इज्जत देनी है, प्यार से रहना है, मिलजुल के रहना है, और बाकी जितने भी जो प्रॉब्लम्स है उनको साइड में रख के एक साथ मिलजुल के रहना है। The citizens of the country have a duty to protect its resources both natural and material and work towards high levels of achievement। तो जो citizens है हमारी कंट्री के, उनको अब अब हमारे भारत के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और जो आपके हायर जो अचीवमेंट्स है उनको ये करना है। ठीक है, उसको अचीव करना है।
उसके बाद है आपका द यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अगर हम 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आ जाता है, तो ये आप मैंने सेम आपको बोला 3 ऑर्गन्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पेड़ के ब्रांचेस होते हैं ना, सेम गवर्नमेंट के भी 3 ब्रांचेस होते हैं जिनको आप बोलते हो या 3 उसके ऑर्गन्स होते हैं, हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। ठीक है, तो ये 3 है। तो इन तीनों का एक साथ मिलजुल के काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के अच्छे के लिए, ठीक है, उसको आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले अगर हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो इंडिया चोज टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने जो है कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की, ठीक है। इन सच अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो स्टेट होता है वो जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, और जो रियल पावर्स होते हैं ना, जो रियल मतलब जो असली पावर्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है? वो आपका गवर्नमेंट का जो हेड होगा यानी प्राइम मिनिस्टर, तो उसके पास असली पावर्स होते हैं। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है यहाँ पे 2 हेड्स होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का हेड होता है, यानी जैसे इंडिया पूरा है उसका हेड है, और जो गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो अब अगर असली पावर्स जिसके पास है, जो मेन मतलब जो सबसे बेस्ट पावर्स, जो इंपॉर्टेंट पावर्स है, वो अगर देखा जाए वो किसके पास है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, ठीक है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं आपके, उनके पास इन एसोसिएशन विथ हिज, और बाकी जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो जिनके साथ जो आपके उनके हो गए, बाकी जितने भी जैसे अमित शाह हो गए या बाकी फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, और जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है इस पार्टी का, तो वो सारे ये मिलजुल के पावर को इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ फोर कलेक्टिवली, तो इन सब को फिर क्या है, आप जो पार्लियामेंट है हमारा लोकसभा राज्यसभा, उसको फिर जब उधर बैठेंगे ये मीटिंग्स वगैरह होंगी तो उसमें उनको फिर वो जब इनसे सवाल पूछेंगे तो इनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जवाब देना पड़ेगा। फिर है आपका एग्जीक्यूटिव। तो इन इंडिया द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर ड्रॉन फ्रॉम वन अनदर वाइल द जुडिशरीज एंड, अगर आप इंडिया की बात करेंगे यहाँ पे जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ना, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब ये मिलजुल के। आप देखोगे जो हमारे एग्जीक्यूटिव है ना, जो एग्जीक्यूटिव जो चला आ रहा है, जो आपके मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये आपके पहले आपके ये इसके मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा। अगर प्राइम मिनिस्टर को भी आप देखोगे, या ये दोनों हाउसेस में से किसी हाउस का मेंबर ज़रूरी होना चाहिए, है ना, बहुत बार ये दोनों हाउसेस का मेंबर भी होना चाहिए, तो ये आपका रहता है, यानी या राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये ज़रूरी होता है एक क्राइटेरिया। वहीं पे जो जुडिशरी है वो आपका अलग होता है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जुडिशरी का इन दोनों के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका क्या काम है, उसका इन पे नज़र रखना है। द लेजिस्लेचर कंप्राइजेज ऑफ हाउस ऑफ पीपल, तो अगर आप लेजिस्लेचर की बात करेंगे इसमें क्या क्या आता है आपका, लोकसभा आता है जिसको आप ये बोलते हो हाउस ऑफ पीपल, उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स आता है और प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है, लेजिस्लेचर में। अ मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ नेसेसरी टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द लोअर हाउस। तो जो आपका अगर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे ना, आपका जो मैंने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका मेंबर आप तभी बन सकते हो जब आप दोनों हाउसेस में से आप किसी एक हाउस के मेंबर होंगे, जो मैंने आपको बताया है। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव और जो आपका ये है लेजिस्लेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या एक कॉइन के 2 साइड्स हैं। उसके बाद आपका जो प्रेसिडेंट है, जो फिर आता है आपका जुडिशरी की बात करनी है ना इसके बाद हमें, नहीं जुडिशरी तो इस पर बताया ही नहीं है, तो जुडिशरी आपको याद रखना है ये एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट्स इलेक्ट द प्रेसिडेंट बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जो दोनों हाउसेज है ना हमारे पार्लियामेंट के, और जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं वो मिल के हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जैसे अभी आप देखना, अभी जो प्रेसिडेंट का इशू बहुत चल रहा है, अभी जो प्रेसिडेंट है ना, नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, ठीक है, कुछ टाइम तक इलेक्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ आप न्यूज़ में समझ सकते हो, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। न्यूज़ बहुत चल रही है आजकल इस पर, कौन कैसे उनको आ रहे हैं नए नए मेम्बर्स, फिर वो हट रहे हैं, फिर नए, इस तरीके से आपको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि करंट इशू से ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आती हैं, तो ये आप देख लेना। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू
हमारे प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इट्स फंक्शंस, पावर, टेन्योर, मेथड ऑफ इलेक्शन, री इलेक्शन, इम्पीचमेंट एंड द अदर क्वालिफिकेशंस। तो जो अगर आप बात करोगे हमारे प्रेसिडेंट के क्या काम होंगे, कितना पावर होगा, कब तक वो पावर में रहेगा, किस तरीके से उसको चूज़ किया जाएगा, इलेक्शन उसका होगा कैसे, दोबारा इलेक्शन होगा उसका, इम्पीचमेंट अगर कभी मतलब कैसे उसको ऑफिस में से निकाल सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितनी एज होनी चाहिए, ये सारा आपका कहाँ पे लिखा गया है। ये आर्टिकल जो आपके 52 से लेके 62 तक जो आर्टिकल्स हैं वो आपके प्रेसिडेंट के साथ डील करते हैं। All activities of states are carried out in the name of president as the executive power is vested in the president। तो आपके जितने भी हमारे स्टेट की एक्टिविटीज़, जितने भी काम वगैरह ना, वो किसके नाम पे किए जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। जो ये चीज़ जो लिखी गई है आर्टिकल 52 में लिखी गई है। फिर है आपके जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, इसी तरीके से इंडिया में भी जो है आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके सुप्रीम कमांडर हैं, आपके आर्म फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस हैं उसके जो सुप्रीम कमांडर है वो आपके प्रेसिडेंट रहते हैं। द प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड एड्रेसेस इट्स जॉइंट सेशंस। जो प्रेसिडेंट है ये दोनों हाउसेज को जब चाहें उनको स्टार्ट करा सकते हैं, बुला सकते हैं और उनके जो जॉइंट सेशंस है उनको एड्रेस कर सकते हैं। ही हैज़ अ पावर टू रेमिट सेंटेंसेस एंड ग्रांट रिप्रीव। तो ये आपके ये क्या इनके पास ये पावर है कि ये किसी की जो अगर इनको लग रहा है कि किसी को मतलब सज़ा मिल रही है जो कि मतलब गलत है, जो उसका गुनाह नहीं है, तो वो करा सकते हैं, मतलब वो उसको रोकवा सकते हैं और उसको कम करवा सकते हैं उस सज़ा को। ठीक है। ही अपॉइंट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ स्टेट सच एज। तो ये आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं जो हमारे स्टेट के, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, अटॉर्नी जनरल है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स हैं, चेयरपर्सन ऑफ कमीशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के हो गए, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड जैसे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको CA या CG बोलते हैं, वो सारे आपके कौन ये करता है, आपके प्रेसिडेंट इन सब को ये करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है। फिर है आपका द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, तो देखो अब आपको ये याद रखना है एक चीज़, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना। कैबिनेट सुना होगा ना अपनी, वो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या फ़र्क है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये सेम है, ये सेम नहीं है। देखो ये इजी तरीका है इसको समझने के लिए। जो कैबिनेट है ना, इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर जो बाकी यूनियन में जो मिनिस्टर्स हैं, जो मतलब जैसे बड़े बड़े जो मेन मिनिस्टर्स हैं वो, और आपके स्टेट मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। वहीं पे अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करोगे, इसमें आपका एक तो PM आएगा, फिर मिनिस्टर ऑफ यूनियन आएंगे, जो मतलब जैसे ये हो गए आपके होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, वो सारे, और स्टेट मिनिस्टर्स आएंगे, और इसमें डिप्टी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, जो स्टेट मिनिस्टर से कम वाले हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन कैबिनेट में ये नहीं आते हैं। देखो, द कैबिनेट इज़ कम्पोज ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इसमें आपके कैबिनेट रैंक के सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, मिनिस्टर जो कि आपको मैंने बोला आपको यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और आपके वाइल जो वहीं पे ये इतना आ जाता है, ये कैबिनेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वहीं पे जो काउंसिल में फिर आपके डिप्टी मिनिस्टर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली। तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं इसके सारे मिलजुल के पार्लियामेंट को इनको रेस्पॉन्स देना पड़ता है, मतलब जो भी ये पॉलिसीज़ बन रही है वो ये उसके लिए जवाबदेह हैं पार्लियामेंट को। एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स आर ब्रॉट अंडर स्क्रूटनी बाय अपोजिशन ड्यूरिंग द 2 आवर लॉन्ग क्वेश्चन आवर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे ऑफ सेशन इन पार्लियामेंट। तो क्या क्या ये काम कर रहे हैं मिनिस्टर, अलग अलग किस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं, इनकी सारी एक्टिविटीज़ को कौन सामने लाता है पार्लियामेंट में, जो आपके अपोजिशन होते हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बाकी हो गए। ये जो हमारे जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, उसमें जो पहले 2 घंटे होते हैं उसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है। तो इसमें पूरे इन 2 घंटों के अंदर जो है ये जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो उनसे सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं, फिर उनको जवाब देना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उस पर। The Council of Ministers make recommendations to President in what is called aids and advices। जो Council of Ministers हैं ये आपके प्रेसिडेंट को ये भी सलाह वगैरह देते हैं, जिसको आप aids and advices बोलते हो, जो भी कंट्री के अफेयर्स वगैरह इंपॉर्टेंट मैटर्स है उस पर। इंपॉर्टेंट अमंग रिकमेंडेशंस दैट वी शुड बी अवेयर आर दोज रिलेटिंग टू। सबसे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट अगर रिकमेंडेशंस एड एंड एडवाइजेस आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका आएगा लोकसभा को कब डिसॉल्व करना है, कब उसको रोक देना है, ख़त्म करना है, यानी नए से इलेक्शंस कराने हैं, और आपके कब स्टेट
ऑफ इमरजेंसी, कब इमरजेंसी वगैरह लगवानी है वो सारा। फिर है आपका लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग। अगर इंडिया की बात करेंगे, जो पार्लियामेंट है ना, ये सबसे सुप्रीम लॉ मतलब सबसे बड़ा जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम जहाँ पे लॉज वगैरह बनते हैं वो आपका है, जो सबका बाप समझो, लॉ बनाने का बाप जो है वो आपका पार्लियामेंट है। इट इज़ द बाई कैमेरियल लेजिस्लेचर एज इन, तो ये आपका बाई कैमेरियल है, यानी यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड, और जैसे कि बाकी यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ कंट्रीज़ में। तो जो अपर हाउस है उसको आप हिंदी में राज्यसभा बोलते हो और इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हो। तो इसमें आपका चेयरमैन होता है, उसके जो चेयरमैन होने के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होता है। तो ये आपके 12 द इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ईच होल्डिंग। तो यहाँ पे आपके आएंगे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ही होंगे, साथ में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और जो कि 6 साल तक इसमें रहते हैं, ठीक है, विथ 1/3 ऑफ इट्स मेंबरशिप, और जिसमें इसकी 1/3 जो मेंबरशिप है वो हर 2 साल के बाद रिटायर होगी। फिर उसमें इसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ना है द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ द हाउस। तो जो लोअर हाउस है वो आपका हाउस ऑफ पीपल है, इसको आप हिंदी में लोकसभा बोलते हो। जो इसके मेंबर्स हैं ना, इनको आप सिंगल टर्म ऑफ 5 years और लेस डायरेक्टली बाय एलिजिबल वोटर्स। तो इसमें आपके जो हैं आपके 5 साल के लिए इसको यहाँ के मेंबर्स को चूज़ किया जाता है। और कैसे चूज़ किया जाता है, हम खुद जाके वोट देते हैं और वोट्स के बेसिस पे अलग अलग जगहों पे जो फिर जीतता है वो फिर इसका मेंबर बन जाता है। उसके बाद राज्यसभा हैज़ लेटर पावर ओवर। अगर आप राज्यसभा की बात करोगे, इसको मनी बिल्स के ऊपर बहुत ही कम पावर्स है। मनी बिल्स की जो मेनली पावर्स हैं वो आपकी लोकसभा के पास होते हैं। तो जो मनी बिल्स है वो आपके राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं हो सकती हैं। और इट हैज़ टू रिटर्न, तो जो मनी बिल्स अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद इधर भेजा इनके पास, तो इनको 14 दिन के अंदर वो रिकमेंडेशंस के साथ वापस भेजना है लोकसभा के पास। उसके बाद लोकसभा के पास ये ऑप्शन है, वो एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है, तो उसकी मर्जी है। तो इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर अ मनी बिल बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, द प्रेसिडेंट कन्वीन्स अ जॉइंट। और बहुत बार अगर ऐसा हुआ कि जो नॉन मनी बिल्स, मतलब मनी बिल्स के बगैर, मनी बिल्स तो पास हो जाएंगी चाहे राज्यसभा माने ना माने, वो पास हो जाएगी। अब नॉन मनी बिल्स जिनको जो स्पीकर है आपका वो बोलता है कि स्पीकर के पास ये पावर होती है, वो किसको मनी बिल बोले और किसको नॉन मनी बिल बोले, ठीक है, तो उसके पास ये पावर है। तो जो नॉन मनी बिल्स है ना, जो मनी को छोड़ के जो बिल है, वो आपके जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोकसभा राज्यसभा में लड़ाई है उसको लेके, तो प्रेसिडेंट फिर बीच में आता है, वो दोनों हाउसेज में से कुछ मेंबर्स को बुलाता है, फिर उसके ऊपर डिबेट होता है, फिर वोट होती है और उसको फिर लॉ बनाना है नहीं बनाना है वो फिर आगे आ जाता है। उसके बाद है आपका अ बिल टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्ट ओनली आफ्टर द, तो जो तब तक ये बिल रहती है, ठीक है। तो ये बिल तभी एक्ट बनेगी, लॉ बनेगी, जब उस पर प्रेसिडेंट का फिर एसेंट जो साइन है वो आ जाएगा। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू विद होल्ड एसेंट और टू अ बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रेफर टू पार्लियामेंट विद हिज सजेशंस। तो अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस पर उसी टाइम बिल पे साइन कर सकता है या उसको कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह दे के पार्लियामेंट के पास वापस भेज सकता है और सजेशन को डालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका। और इसके साथ आपका इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि व्हाट राइट्स टू आर्टिकल 2021 है वो किसके साथ डील करता है, क्या ये राइट्स हैं, ये आप कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हो, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद द यूनियन कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन कैबिनेट है इसमें क्या आता है आपका, मैंने जो आपको बोला था, इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक आते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है आपका जुडिशरी। द जुडिशरी एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो है जुडिशरी आपका थर्ड ऑर्गन है और सबसे आपका जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं बल्कि मतलब सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है जिसमें आप जा सकते हो, अपनी अपील कर सकते हो, आपका सब सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एपिलिएट और ओरिजिनल जुडिशन भी होता है, एज डू द हाई कोर्ट्स इन रिस्पेक्टिव, जिस तरीके से आपके जो हाई कोर्ट्स में होता है। उसके बाद है आपका द सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ख्याल रखेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, मतलब कोई इसका गलत, मतलब कोई लॉ तो नहीं ला रहा है, सब कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट। लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट इफ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट दे आर नॉट इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अगर देखो ऐसे कोई लॉ बनाए लेजिस्लेचर नहीं और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लेजिस्लेचर गलत है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो उसको
आप जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। इस पावर को आप बोलते हो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स थ्रू गवर्नमेंट्स एंड इट्स एजेंसीज। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है, उनके पास एक और पावर है, वो है कि इशू रिट्स निकाल सकता है गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज के खिलाफ। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रिट इसमें आती है रिट ऑफ हिबस कॉर्पस है, फिर मैंडमस है, सर्चियोरारी है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन है और भी एक जो रिट है वो एक और है, ठीक है। तो ये आपके कुछ रिट्स हैं। फिर है आपका को वारंटो, हाँ। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड चीफ जस्टिस। जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, वही आपके जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, सबको इलेक्ट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा मतलब अच्छे से उसमें बताया गया है कैसा प्रोसीजर होगा जिससे जजेस को चूज़ करना है, और कैसे जजेस को अगर लगता है कि कुछ गलत किया है उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, वो भी है। जो पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट के ये पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकता है, मतलब पहले ही टर्म जो उसका है उससे पूरा करने से पहले ही निकाल सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट हैव एन ऑन ओकेजन एंटर्ड इनटू अ टग ऑफ वॉर। बहुत बार ऐसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के साथ लड़ाई में भी हो, मतलब बीच में लड़ाई भी चली है इनके बीच में। दिस वाज फाइनली रिजॉल्व विद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सेटिंग दैट द कोर्ट हैज़ द पावर। तो ये फाइनली कब ये रिजॉल्व हुआ ये इशू, तब जब एक अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया कि अगर दोनों के बीच में लड़ाई है तो लास्ट में किसकी बात सुनी जाएगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास मेनली पावर होगी, वो फिर कर सकता है चीज़ को, ठीक। देखो फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह, और आपके फेडरलिज्म क्या होता है, और रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। इसके साथ साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये टॉपिक उतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया वो इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस मैं आपको करा दूंगी, तो उसके बाद जब एग्जाम में आपका वहीं से मेनली आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे ना इस टॉपिक में सारा जो आप आगे बुक्स में पढ़ने वाले हो ना टॉपिक्स में, वही सारा शॉर्ट में बताया गया था, ठीक है। तो ये आप इससे पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है।